भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं कुछ लोग। अनुच्छेद 370 वापस लेने की कर रहे हैं बात। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष के मजाक उठाने पर भी अपनी राह से नहीं भटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात को 8,000 करोड़ रुपयों की विकास की परियोजनाओं की सौगात। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। विद्यार्थियों से मेट्रो में यात्रा के दौरान की बात। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का किया उद्घाटन। हरित भविष्य और नेट जीरो पर जताई भारत की प्रतिबद्धता। पेरिस में निर्धारित जलवायु प्रतिबद्धताओं को समय सीमा से 9 वर्ष पूर्व अर्जित करने वाला भारत G20 में पहला देश। जम्मू कश्मीर में थमा प्रथम चरण का चुनाव प्रचार। 18 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए 219 उम्मीदवार मैदान में। अन्य चरणों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस ने अब जारी किया अपना घोषणा पत्र। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर थम नहीं रही गुटबाजी। राज्य की प्रमुख दलित कांग्रेस चेहरा कुमारी शैलजा पर कांग्रेस के नेता नहीं की अभद्र टिप्पणी। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस में आपस में ही सिर्फ उटव्वल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पहल की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे। 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की हुई शुरुआत। किसानों को कई सौगात, युवाओं और महिलाओं को भी मिला तोहफा। भारत पहुंचा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में। सेमीफाइनल में कोरिया को 4-1 से हराया। अब फाइनल में भारत का सामना चीन से। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद गुजरात के पहले दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 100 दिनों में न जाने कैसी कैसी बातें की गईं, उनका मजाक उड़ाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल्याण की राह पर चलने के लिए कितने भी मजाक क्यों न होते रहें, लेकिन वो इस राह से नहीं भटकेंगे। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे। मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, वहीं देश में ही नकारात्मकता से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है। वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं।
ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में दो विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। हरित ऊर्जा की दिशा में गांधीनगर में चल रहे एक वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की, जिसमें दुनिया के 4 देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देश के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत प्रकृति का उपयोग नीड के लिए करता है, ग्रिड के लिए नहीं। ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 का लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना। गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से दुनिया भर में अपनाई जा रही तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने दोहराया कि भारत ने पेरिस समझौते के लक्ष्य को निर्धारित समय से 9 साल पहले हासिल किया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप नेशन नहीं कर पाए, वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। देश रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत की इंस्टॉल क्षमता 200 गीगावाट को हासिल कर चुका है और अब साल 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की दिशा में महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का क्रियान्वयन भी तेजी के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही 3,50,000 घरों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। हम ग्रीन ट्रांजिशन को पीपल्स मूवमेंट बना रहे हैं। ये स्कीम इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी माध्यम बन रही है। हजारों वेंडर्स की जरूरत पड़ेगी। इस योजना से करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख रोजगार पैदा होंगे। 3 लाख नौजवानों को स्किल्ड मैन पावर के तौर पर तैयार करने का लक्ष्य है। इसके अलावा हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने 50-60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। सौर ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ी पहल देश ने की है और वो है 12 सोलर सिटी का निर्माण करना। इस कड़ी में अयोध्या संभवतः पहला नगर होगा जो अपनी भव्यता के साथ सोलर सिटी भी बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। एक तरफ भारत प्रकृति संरक्षण के प्रति अपनी पारंपरिक प्रतिबद्धता पर अडिग है, वहीं दूसरी ओर भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर नई तकनीक और निवेश को
आमंत्रित कर रहा है। दिव्येंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सेक्टर 1 से गिफ्ट सिटी तक मेट्रो में यात्रा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो IT सिस्टम का भी शुभारंभ किया। आपके सपनों के लिए अपना पल पल खपा दूंगा साथियों। आपका कल्याण, आपके जीवन की सफलता, आपके सपनों को साकार करना, जीवन में इसके सिवाय कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप ही, मेरे देशवासी ही मेरे आराध्य हैं। मैंने मेरे इस आराध्य देव की पूजा में अपने आप को आहुति करने का निर्णय कर लिया, अपने आप को खपाने का निर्णय कर लिया। और इसलिए साथियों, जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। अभी यहां से करीब 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें रेल, रोड, मेट्रो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। हजारों परिवारों को उनके पक्के घर की पहली किस्त भी जारी हुई है। मेरी कामना है नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, अब ये सारे त्योहार इतने ही उमंग के साथ आप नए घर में मनाएंगे। बीते 100 दिनों में रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट और मेट्रो से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई है। थोड़ी देर पहले मैंने मेट्रो से गिफ्ट सिटी स्टेशन तक सफर किया। इस दौरान अनेक लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार से हर कोई खुश है। 100 दिनों के अंदर देश भर के अनेक शहरों में मेट्रो के विस्तार से जुड़े निर्णय लिए गए। आज नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू हुई है। ये भारत की अर्बन कनेक्टिविटी के लिए एक और मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। आज अहमदाबाद और भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल चलने लगी है। आज भी नागपुर सिकंदराबाद, कोल्हापुर पुणे, आगरा कैंट, बनारस, दुर्ग, विशाखापट्टनम, पुणे, हुबली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर उन्हें बातचीत के लिए बुलाया। हड़ताली डॉक्टर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। इससे पहले ममता बनर्जी डॉक्टरों से मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंची थी, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। इस बीच एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी देश भर में एकजुटता का आश्वासन दिया है। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, जब हमसे इससे पहले आपसे हमारी जब बात हुई थी तब जो तमाम सारे डॉक्टर्स की जो टीम थी वो ममता बनर्जी से मिलने पहुंची थी। जानना चाहेंगे क्या यह मुलाकात पूरी हो चुकी है और क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए पराक्रम, मुलाकात तो हो चुकी है, अपडेट कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि 7 बजे जो मीटिंग शुरू हुई है वो करीब 8:30-9 बजे के आसपास खत्म होने के बाद भी अभी तक कोई भी डॉक्टर बाहर नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए ऐसा सोचा जा रहा है। अच्छा, किसी के पास अभी भी मोबाइल नहीं है कि मोबाइल से हमें पता चले कि क्या हो रहा है अंदर जी। कुछ ऐसे हमारी सूत्र के आधार पर यह पता चल रहा है कि हो सकता है कि दोनों तरफ की जो स्टेनोग्राफर है उनका जो कुछ भी बयान है वो बयान एक दूसरे से मिलाया जा रहा है। अगर वो सही मिले और दोनों तरफ इसमें सहमति हो तो उसका टाइपिंग और उसके बाद सिग्नेचर। लेकिन कभी कभी ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन सब कुछ एक ऐसी स्थिति पर है कि किसी को कुछ भी पता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य भवन के सामने जो हजारों डॉक्टर और बाकी जो समाज के लोग इंतजार में है उनको भी पता नहीं चल रहा है कि अंदर हो क्या रहा है। जो जिस बात इन डॉक्टर को लेके आया उस बात को बाहर निकाल दिया गया था, फिर 1-1.5 घंटा पहले फिर अंदर लिया गया, लेकिन अभी भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें फैला रहे हैं, लेकिन असली क्या हुआ है इनका मांगे जो है उसका कोई पता मांगने के लिए तैयार है कि नहीं सरकार या सरकार की तरफ से कुछ गलत बताया गया है, किसी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। पराक्रम प्रसेनजीत, बिल्कुल धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बहुत संदेहास्पद स्थिति है कि आखिर 7-7:15 बजे से डॉक्टर्स ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे हैं और इतना समय बीत चुका है, उसके बाद भी अब तक ये जो मीटिंग है वो अभी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद हालांकि क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल बढ़ेंगे कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला गुट आपस में भिड़ा हुआ था, तो अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्य की प्रमुख दलित चेहरा कुमारी शैलजा पर हुड्डा गुट के कांग्रेसी नेता ने अभद्र टिप्पणी की है। हरियाणा में नहीं थम रही कांग्रेस की गुटबाजी। शैलजा और हुड्डा की अदावत सत्ता वापसी पर ना लगा दे ग्रहण। अंतरकलह से जूझ रही है हरियाणा कांग्रेस। हुड्डा समर्थक कांग्रेस नेता ने कुमारी शैलजा पर की अभद्र टिप्पणी। रोहतक में शिकायत के बाद मांगी माफी। कांग्रेस नेता बोले, मैं नहीं जानता, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। शैलजा पर टिप्पणी को लेकर बोले हुड्डा, वीडियो मैनिपुलेटेड। हरियाणा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सूबे की 10 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, लेकिन सूबे में मची अंदरूनी कलह की वजह से इस उम्मीद पर पानी फिर सकता है। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी थम नहीं रही है। शैलजा गुट और हुड्डा गुट के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। इस बीच सिरसा में एक कांग्रेस नेता द्वारा कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि विवाद बढ़ने पर कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। अब भाजपा इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा कि परिवारवाद पूरी तरह से कांग्रेस पर हावी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक परिवार कैसे कांग्रेस के ऊपर हावी है ये सब ने देखा। जिस तरीके से बहन शैलजा के ऊपर टिप्पणी की गई, राजनीति में भले ही हम एक दूसरे के विरुद्ध हों, लेकिन जिस तरीके से उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उस बात की हरियाणा में किसी कांग्रेस नेता ने निंदा नहीं की। अभी जिस तरीके से टिप्पणी करी गई, बहन शैलजा जी हैं, राजनीति में हो सकता है आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन
जिस तरीके से शब्दों का अभद्र भाषा का प्रयोग उनके खिलाफ किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में कोई भी हरियाणा के लीडर ने उस बात की निंदा करी? वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इस मुद्दे पर गोल मटोल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीडियो मैनिपुलेटेड है। ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं। अंतरकलह से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। हुड्डा परिवार, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला तो सीएम पद पर दावेदारी कर ही रहे हैं। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीरेन्द्र सिंह ने साफ कर दिया है कि अभी सीएम पद का कोई चेहरा नहीं है और ये कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। मुख्यमंत्री कौन बनता है कौन, ये मुख्यमंत्री हमेशा हाईकमांड से ही तय होता है। हरियाणा कांग्रेस के अंदर मचे सियासी घमासान से ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोश में आई कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर कहीं ग्रहण न लग जाए। हुड्डा ग्रुप ने कुमारी शैलजा के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है जिसके कारण पूरे हरियाणा में हलचल मची हुई है और खास तौर से एससी समुदाय के लोगों का ये कहना है कि हुड्डा ग्रुप के द्वारा कुमारी शैलजा के ऊपर जानबूझकर ये टिप्पणी की गई है ताकि उनको अपमानित किया जा सके। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, हरियाणा। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 2 दिन अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। पहले 100 दिन में अल्पसंख्यक आयोग का गठन, सभी फसलों का 100% बीमा, सेब के लिए 72 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल, समावेशी और जवाबदेही शासन प्रदान करने के साथ पार्टी ने दरबार मोह की प्रक्रिया को बहाल करने जैसी बातों का जिक्र कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लिए संसद द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पहाड़ी समुदाय का जीवन दुश्वारियां की एक कहानी बताता है। समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचाई पर ग्राउंड जीरो से कुछ ऐसे ही पहाड़ी समुदाय की जीविका का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। जम्मू कश्मीर चुनाव में गरमाया पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण का मुद्दा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को संसद से मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा। गद्दी ब्राह्मण, कोली और पदरी जैसे पहाड़ी समुदाय को मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा। बीजेपी ने दलित, गुर्जर, पहाड़ी और ओबीसी समुदायों के आरक्षण अधिकारों की रक्षा का किया वादा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने आरक्षण नीति में बदलाव और उसे वापस लेने का किया वादा। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोग होते हैं। हाल ही में इन्हें आरक्षण भी मिला है। इनकी क्या दास्तान है, क्योंकि जब ये यहाँ पर आते हैं तब अपना घर बनाते हैं, अपने जानवरों को इस जगह का उपयोग चरागाह के रूप में करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये इस जगह का उपयोग करते हैं, इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या है और इनका जीवन कैसे कटता है। सिर्फ हरी घास से ढके वनस्पति रहित पीर पंजाल की इन पहाड़ियों में वैसे तो जीविका के लिए बहुत ही कम गुंजाइश है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोग इन गगनचुंबी पहाड़ों के बीच भी अपने जीवन का रास्ता तलाश ही लेते हैं। हरी घास की इन पहाड़ियों के बीच अप्रैल से सितंबर के बीच में ही पहाड़ी समुदाय के लोग अपने जानवरों को चारागाह के रूप में इन पहाड़ों का उपयोग करते हैं। ये घास रहा है भैंस के लिए, तो भैंस वाला 2 महीने 60 दिन, कुल टोटल 60 दिन। भेड़ वाला 4 महीने रहता है 5। तो फिर सर्दी बढ़ जाती है, घास कम हो जाता, फिर हम वापस घर चले जाते हैं। इस पूरे इलाके में जो आप देख सकते हैं, ये इलाका अभी जितना हरा भरा है, इसमें चरागाह के रूप में इनके पास अधिकार हैं, जो कि वन अधिकार के तहत जो ट्राइबल्स को मिलते हैं, उन अधिकारों के तहत ये लोग यहाँ पर अपने जानवरों को चरागाह के में लेकर आते हैं और इसमें इनके पास
भेड़, बकरी, भैंस, ये जो तमाम जानवर होते हैं, यही इनकी जीविका के साधन होते हैं और इनसे जो आय इनकी बनती है उसी से इनका जीवन आगे बढ़ता है। पहाड़ी लोग भैंस, बकरी, भेड़ जैसे जानवरों को यहाँ लाते हैं, लेकिन हर एक जानवर की यहाँ रुकने की सीमा होती है। 4 महीने जाऊँ रहता कश्मीर में, फिर बर्फ का डर है, फिर जाता रजौरी। ये रजौरी में घास बहुत है, जगह है, उधर जगह नहीं, बढ़िया गर्मी है। जम्मू इलाका में रजौरी, नौशेरा, चंद्रबड़ी, कालाकोट, इनमें ये निका माल नहीं रह सकता बढ़िया। दोपना बीमारी लग के मर जाता, इससे फैलते आता है कश्मीर। अक्टूबर से लेकर मार्च तक यह इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। तब ये लोग जम्मू के निचले इलाकों में जाकर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। खानाबदोश जीवन होने की वजह से उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि साल का आधा हिस्सा यहाँ इन पहाड़ों पर बिताते हैं जहाँ शिक्षा संभव नहीं है। हाल ही में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद अब उन्हें 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहाड़ी समुदाय की 4 जनजातियां पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पदरी, कोली और गद्दी ब्राह्मण को एसटी में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर इनकी उम्मीदें, इनकी आकांक्षाएं तमाम हैं, लेकिन सियासी माहौल में इन्हें ये नहीं पता कि इन्हें इनके हक कैसे मिलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके में इन पहाड़ी लोगों को अब जो आरक्षण के माध्यम से हक मिला है, उसका जैसे जैसे इन्हें जानकारी होगी, जैसे जैसे इन्हें पता चलेगा इसे कैसे हासिल करना है, इससे क्या लाभ मिलना है, वैसे वैसे इनके जीवन में बदलाव आएगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, पीर पंजाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को ओडिशा का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर में 3800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का भी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जिनको अगले 5 सालों में सरकार 50,000 रुपए देगी। डीडी न्यूज़ संवाददाता निशांत राय ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर आ रहे हैं और यहां पर मातृशक्ति को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के दौरान सुभद्रा योजना को संकल्प पत्र में रखा था, जिसकी पहली किस्त कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने जा रहे हैं। इसमें महिलाओं को साल भर में 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें एक किस्त में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बात की जाए उड़ीसा की तो यहाँ पर लगभग 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी कल बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। लगभग 14 राज्यों के 13 लाख लोगों को इसकी पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 2.0 के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा उड़ीसा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर उड़ीसा को कई सारी सौगातें मिलेंगी। इस समय हम उड़ीसा के जनता मैदान जो कि भुवनेश्वर में स्थित है वहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने को लेकर तैयारियां चल रही हैं और तमाम अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहां पर इसी मैदान से महिलाओं को सुभद्रा योजना की सौगात देंगे और इसके पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के जो शहरी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जन्मदिन के अवसर पर कई सारी सौगातें उड़ीसा को देंगे। दरअसल उड़ीसा में जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, 24 साल बाद बीजेडी की सरकार यहां से गई है और बीजेपी ने सरकार बनाई है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं जो कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, भुवनेश्वर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद आज दिन भर राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी में नेताओं की कई दौर की बैठकें हुई।
फिर शाम को पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संभावित मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा की गई। मंगलवार को सुबह 11:30 बजे विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं कल शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री केजरीवाल एलजी आवास पर जाकर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा भी दे देंगे। आज के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। शराब घोटाले में बेल पर तिहाड़ जेल से निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद पूरे दिन आज इस बात पर मंथन होता रहा कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे कई बैठकों का दौर चला। सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा पहुंचे और एक लंबी चर्चा और मंथन हुई। उसके बाद पीएसी की एक बैठक हुई जिसमें उन नामों पर चर्चा हुई जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और जब बैठक खत्म हुई उसके बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रियों से 1-to-1 बात की है और उनसे उन मुद्दों पे बात की है कि आगे जो दिल्ली का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो किस तरह का होगा और किस तरह की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आने वाली है। और इसके बाद ये भी तय हुआ है कि आज जो पीएसी की बैठक में सभी मंत्रियों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात की है। उसके बाद कल सुबह मंगलवार सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इसी आवास पर विधायक दल की एक बैठक होनी है और विधायक दल की बैठक में जो चर्चा जो आज दिन भर गहन चर्चा जो हुई मुख्यमंत्री के नाम को लेके उस नाम का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद वो मीडिया को नाम बताया जाएगा। और दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से बात की, उनके ऑफिस से बात करके उन्होंने इस्तीफा सौंपने की पेशकश की और उनको कल का 4:30 बजे का समय भी मिल गया है। यानी कि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शाम को 4:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल के घर पर जाकर उनको अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। और कुल मिलाकर जिस तरह से पिछले 2 दिनों से ये राजनीतिक पूरी घटनाक्रम हुई है उसमें मीटिंगों के दौर के बाद लगभग नाम तय हो गया है और कुल मिलाकर कहें तो इन अहम बैठकों के बाद वो नाम भी साफ हो गया है कि किसके कंधों पे दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आने वाली है और जो विधायक दल की बैठक होगी कल उसमें उस नाम को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पहल की शुरुआत की। ये स्टार्टअप निवेशकों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों के बीच सहयोग और विचारों के आदान प्रदान का केंद्र होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भास्कर यानी भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्रांति लाने के लिए तैयार है। भास्कर मंच का प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी से जुड़े हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री तैयार करना है। Let's make this a one-stop shop for all data dissemination, for engagement, for interaction. Also, this new company will then house itself so that people who are looking for mentors, who are looking for finance, one-stop shop for the entire startup ecosystem. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भास्कर मंच नेटवर्किंग और सहयोग जैसी कई सुविधाएं मुहैया कराएगा। डिजिटल रजिस्ट्री संसाधनों तक केंद्रीकृत पहुंच देगी, व्यक्तिगत पहचान बनाएगी, खोज क्षमता बढ़ाएगी और भारत के वैश्विक ब्रांड का समर्थन करेगी। Startups have the most critical role to play in technology as well as in providing employments. The Investor Connect platform which connects investors to the startups, Marg which connects the mentors to the startups. Now this one will bring everyone together. It is not a registry only, as the name indicates. It's
It's not a registry only, it will bring everyone together. इस पहल के तहत प्रत्येक हितधारक को एक विशेष भास्कर आईडी दी जाएगी, जिसके माध्यम से वो व्यक्तिगत सलाह और क्षेत्र से जुड़े अनुभवों का लाभ ले सकेगा। एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री के रूप में भास्कर संसाधनों, उपकरणों और ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच को सुगम बनाएगा, जो विचार विमर्श से कार्यान्वयन तक उद्यमशीलता की यात्रा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अनिल थॉमस की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी समय से चर्चा में है। यहां तक झारखंड हाईकोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ झारखंड की डेमोग्राफी और पहचान के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा कि इन घुसपैठियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। झारखंड के जमशेदपुर की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य के बाद झारखंड में घुसपैठ अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। पिछले कई महीनों से इस मुद्दे पर झारखंड सरकार भाजपा के निशाने पर है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड में घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बताया है। जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से पूरे क्षेत्र की पहचान और यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहाँ के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट बैंक के लिए राजनीति करने वाले किसी के सगे नहीं होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद जहां झारखंड विरोधी है, वहीं झामुमो घुसपैठियों के साथ खड़ा है। सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। इधर झारखंड उच्च न्यायालय में भी संथाल में डेमोग्राफी में बदलाव और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। अदालत के निर्देश के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि इन इलाकों में घुसपैठ के साथ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हो रहे हैं। अपनी बातों को प्रामाणिकता के साथ रखते हुए केंद्र की ओर से जनगणना रिपोर्ट भी पेश की गई है। इसमें कहा गया है कि संथाल में आदिवासियों की आबादी 44% से घटकर 28% हो गई है, जबकि मुस्लिम की आबादी 35% बढ़ी है। इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट भी सख्त है।
हाईकोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि राज्य सरकार की ओर से जो जानकारी संथाल के जिलों से दी गई है, अगर उसमें गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित उपायुक्त पर अवमानना का मामला भी चलेगा। इन सबके बीच झामुमो यहां लगातार किसी भी तरह की घुसपैठ से इनकार करती रही है। झारखंड में काफी समय से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा है। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा जो हलफनामा झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल हुआ है, उसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र के पास घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए एनआरसी लागू करना जरूरी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसको लेकर की गई टिप्पणी के बाद झामुमो पूरी तरह बेचैन हो गई है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। मणिपुर में असम राइफल्स द्वारा म्यांमार की नागरिकता वाले कुकी आतंकवादी संगठन के सदस्य की गिरफ्तारी की गई है। इस पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर में विदेशी नागरिकों की ऐसी भागीदारी ये दिखाती है कि राज्य में हिंसा का जो दौर चला था उसमें विदेशी ताकतों का हाथ था। उन्होंने कहा कि मैं ये बात शुरू से कहता रहा हूं कि इस हिंसा में विदेशी तत्वों का हाथ था। राज्य का वर्तमान संकट विदेशी तत्वों द्वारा भड़काया गया है। शुरुआती दौर में लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ था। सच सबके सामने लाने के लिए मैं असम राइफल्स का धन्यवाद करता हूं। I really appreciate the activities of the Assam Rifles who arrested one Burmese national, one Kene B. As a Chief Minister, I continuously claiming since the beginning that the present crisis is in Manipur is with the hand of the outsider. गृह मंत्रालय मणिपुर के लोगों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए एक पहल शुरू कर रहा है। मंगलवार से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। 21 मौजूदा भंडारों के अलावा 16 नए भंडार खोले जाएंगे। इनमें से 8 घाटी में और बाकी 8 पहाड़ियों में होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत देश भर में कई जगहों पर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों को आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। देश भर के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान जताया है। वहीं बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लगभग 20 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा समेत कई नदियां उफान पर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, गोंडा, जालौन, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, रामपुर, बदायूं, वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, बस्ती, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बांदा, हमीरपुर, पीलीभीत, अयोध्या, देवरिया में बाढ़ का असर दिख रहा है। शहरों में भी पानी भर रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गोंडा जिले में करीब 25,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाराबंकी जिले में सरयू नदी में नेपाल के बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी से रामनगर और सिरौली गौसपुर तहसील के करीब 50 गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव में विशेषकर कृषि एरिया में पानी चला गया तथा साथ ही साथ प्रशासन की जो भी टीमें लगाई गई हैं राहत और कार्य के लिए, और उसमें लगातार लंच पैकेट का वितरण हो रहा है, राशन किट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ पर्याप्त जो चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी लगी हुई है। वहाँ मेडिसिन के साथ साथ सब लोग उपलब्ध हैं। यहाँ अचानक बाढ़ शुरू हो गई है, तब से लेकर आज तक अभी बढ़ रही है। हालांकि विभाग अपना कार्यक्रम पूरा देख रेख कर रहा है। बाढ़ राहत सामग्री भी बंटवाया है, गांव के लिए पूड़ियाँ भी लेके आया है, ब्लॉक से बनवा के भिजवाया गया है। लेकिन नदी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम लोगों की समस्या बढ़ रही है। लड़के बच्चे को खाने को दिक्कत हो रही है, गैस भी नहीं है, हम लोग क्या करें। लड़के बच्चे खाने भी नहीं तड़प रहे हैं। आज गल्ला हम लोग के सरकार ने दिए हैं। वहीं बारिश के बाद बिहार वासियों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली है। बीते 2 दिनों से कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक 16 सितंबर को दक्षिण बिहार के 3 जिलों में अत्यंत भारी बारिश तो वहीं 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 19 जिलों में तेज बारिश का पूर्व अनुमान है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार के रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि गया, नवादा, अरवल में भारी बारिश के साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में बिहार में सबसे ज्यादा बारिश नवादा में हुई है। इसका हम अगर प्रभाव देखें बिहार में, तो आज जो है बिहार में जो पूर्वानुमान जारी किया गया है इसके अनुरूप फेयरली वाइड स्प्रेड मतलब अनेक जगहों पे बारिश होगी हल्की से मध्यम, और 2-3 जिलों जैसे खास करके कैमूर हुआ, रोहतास हुआ, औरंगाबाद गया, इन जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। 17 और 18 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा होने की भी संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में 18 और 19 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना से मधुरेश और रांची से दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो इनपुट की न्यूज रिपोर्ट, टीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को दिए जाने वाले 1/3 आरक्षण को एक युगांतकारी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में अभी तक महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों में यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है। The most revolutionary step ever taken on the planet to empower women. I pose a question to myself, who are we to empower women? They are repository of power. Power resides in you. It is just that you have discovered your power. It is not a gift of anyone. You earned your due, I would say belatedly. But it has fructified at a time which is a moment to be ever cherished by me. I happened to be chairman Rajya Sabha when this was passed. दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कला गैलरी में 16 और 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध सैंड आर्ट और पद्मश्री विजेता सुदर्शन पटनायक द्वारा एक सैंड आर्ट बनाई गई, जिसका अवलोकन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि हमें इतना बड़ा सुजग मिला कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में यहाँ पर एक गैलरी क्रिएट हुआ है जिसमें कि सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। ये एक बहुत पवित्र डे है कि हमारा देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन है, और मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि कुछ नए तरीके से आर्ट क्रिएट करके उनके जन्मदिन का उपहार देने के लिए दिल्ली की जो रेत है उसी रेत को लेकर कुछ नए तरीके से क्रिएट किया जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2500 जो दिया है, मिट्टी का दिया, जो दीप से ये किया जाता है, दीप हमारा शुभ होता है, तो दीप को इंस्टॉलेशन करके रेत में ये स्कल्पचर्स हमने क्रिएट किए हैं। दिल्ली में 17 से 20 सितंबर तक नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। हर 6 माह में होने वाले इस सम्मेलन में नौसेना कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अपेक्षाओं से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। नौसेना के कमांडरों का यह सम्मेलन इस मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हाल ही के महीनों में भारतीय नौसेना ने समुद्र में व्यापारिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले ड्रोन और मिसाइलों के उभरते खतरों के खिलाफ मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देकर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। नौसेना कमांडर 2047 तक पूर्ण आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के अनुरूप मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ाने के लिए चल रही नौसेना परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। इस साल सम्मेलन का पहला संस्करण मार्च में विमानवाहक पोतों INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर हुआ था।
भारत के ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचनाओं पर आधारित है और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें। कंबोडिया में पुलिस और भारतीय दूतावास के सहयोग से धोखाधड़ी के शिकार 14 भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी हो गई है। राजधानी नोम पेन स्थित भारतीय दूतावास ने कुछ दिन पहले भारतीय नागरिकों को कंबोडिया में नौकरी की फर्जी पेशकश से बचाया गया है। यहां उन्हें साइबर अपराध के जाल में फंसाया गया था। भारत ने चीन में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से मात दी। अब सेमीफाइनल में मिली इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में भारत का सामना चीन के साथ होगा। चीन ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था। प्रीमियर लीग के वित्तीय नियम के उल्लंघन के मामले में मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के खिलाफ सुनवाई आज से शुरू हो गई। मैनचेस्टर सिटी पर कुल 115 आरोप लगाए गए हैं। 4 साल तक की जांच के बाद फरवरी 2023 में सिटी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे और मामले को एक स्वतंत्र आयोग को सौंप दिया गया था। आरोप है कि सिटी ने 2009 में से 2018 के बीच वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया। हंगरी में चल रहे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने शीर्ष स्थान पर कब्जा बना लिया है। ओपन वर्ग में भारतीय पुरुष टीम ने 5 मैचों में 5 जीत के साथ शीर्ष स्थान अपने नाम किया। वहीं महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने सभी मैच जीतकर शीर्ष स्थान पर स्थान हासिल किया है। 5वें दौर में पुरुष टीम ने अजरबैजान को 3-1 से हराने में सफलता पाई। वहीं भारतीय महिलाओं ने 5वें दौर के मुकाबले में कजाकिस्तान को शिकस्त दी। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने महिला और पुरुष वर्ग में लगातार 5वीं जीत के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारतीय पुरुष टीम ने ओपन वर्ग के 5वें दौर में अजरबैजान को 3-1 से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से डी मुकेश अर्जुन एरिगेसी ने जीत हासिल करने में सफलता पाई है। वहीं आर प्रज्ञानानंदा और विदित गुजराती को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। डी मुकेश ने भारत के लिए पहली जीत हासिल की। उन्होंने आयदिन सुलेमानी को हराने में सफलता पाई। वहीं अर्जुन एरिगेसी ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए रवूफ मामेदोव को शिकस्त दी। अर्जुन की यह लगातार 5वीं जीत है। वहीं काले मोहरों के साथ खेलते हुए आर प्रज्ञानानंदा को निजत अवासोव के साथ ड्रॉ के साथ ही संतोष करना पड़ा। दिन का सबसे रोमांचक खेल निश्चित रूप से विदित गुजराती और शाखरियार मामेदियारोव के बीच था। विदित ने काले मोहरों के साथ कुछ अविश्वसनीय चालें खेली और जीत के करीब पहुंच गए थे। हालांकि उनकी एक गलती की वजह से उन्हें ड्रॉ खेलना पड़ा। प्रतियोगिता में अभी 6 दौर के और मुकाबले खेले जाने बाकी हैं। 5 दौर की समाप्ति के बाद भारत 10 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। 6ठे दौर में आज भारतीय टीम का सामना मेजबान हंगरी के साथ होगा। वहीं महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने अपने जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए लगातार 5वीं जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। भारतीय महिलाओं ने 5वें दौर के मुकाबले में कजाकिस्तान को शिकस्त दी। भारतीय महिला टीम ने 2.5 अंक हासिल किए, वहीं कजाकिस्तान को 1.5 अंक ही मिले। भारत के लिए वंतिका और आर वैशाली ने जीत हासिल की। वहीं दिव्या देशमुख को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। हारिका द्रोणवल्ली को बिबिसारा असोबाएवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। वंतिका अग्रवाल ने बोर्ड 4 पर सफेद मोहरों के साथ बहुत बढ़िया शुरुआत की और अलुआ नूरमान को हराने में सफलता पाई। वंतिका ने शुरुआत से ही शानदार स्थिति बना ली थी और अपनी जीत को आसान बना दिया। अब तक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली दिव्या देशमुख को जेनिया बालाबाएवा के खिलाफ थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते यह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। हालांकि ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की और टीम का अजेय सिलसिला बरकरार रखा है। 6ठे दौर में आज भारतीय महिलाओं के सामने आर्मेनिया की चुनौती होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु में सेंट्रल बस स्टैंड के पास विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता चलवडी नारायण स्वामी ने कहा कि राज्य सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के स्कूल वेद विद्यालय की आधारशिला भी रखी। आरएसएस के सबसे बड़े महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक विजयादशमी उत्सव 12 अक्टूबर को नागपुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन शामिल होंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी विभाग ने अपना पहला सफल बाल चिकित्सा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये प्रोसीजर एक 9 साल के बच्चे में किया गया। देश में अब हर डॉक्टर की एक अलग पहचान होगी। उन्हें एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। सरकार ने सभी डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इस पोर्टल को नेशनल मेडिकल कमीशन ने तैयार किया है। इससे देश के डॉक्टरों से जुड़ी हर जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में पहुंच मानकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिनेमा देखने को समावेशी बनाने और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें माफिया डॉन की मौत हार्ट अटैक से होना पाया गया है। रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए ने हमला किया है। इस हमले में 13 साल का अरमान अली घायल हो गया। अरमान अली की गर्दन, चेहरे पर चोट के निशान है। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और 17वें सिनकैन एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने प्रादेशिक सेना साइकिलिंग अभियान की टीम के सदस्यों का स्वागत किया। ये टीम प्रादेशिक सेना की प्लैटिनम वर्षगांठ मनाने के लिए सियाचिन बेस कैंप से ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन के इंदिरा पॉइंट तक अभियान पर है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।